हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और ये चैप्टर क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जेईई में भी इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो लेकिन आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले हम एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता क्या है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो कि ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं, ट्रांजिशन मेटल के थ्रू बनते हैं। कैसे? क्योंकि जब कोई ट्रांजिशन मेटल बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है कोई कैटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर एनायन से, मतलब अगर कोई ट्रांजिशन मेटल किसी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उस कॉम्प्लेक्स को, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देख लेते हैं एक इंट्रोडक्शन और चलो नोट्स बना लेते हैं साथ के साथ। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनते हैं? मैंने बोला ट्रांजिशन मेटल के थ्रू। ये ट्रांजिशन मेटल के थ्रू बनता है और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड मस्ट है। तो बस इससे हमें इसका डेफिनेशन पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांजिशन मेटल्स इन विच मेटल एटम्स आर बॉन्डेड टू द नंबर ऑफ एनायंस, कैटायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम देखने वाले हैं। ये चीज़ है कि जो तीन चीज़ें हम देखेंगे, एक है क्लोरोफिल, एक है हीमोग्लोबिन और तीसरा है विटामिन B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ये देखना है कि ये जो तीन हमने लिख लिए, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12, ये तीन किसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। मतलब ये जो तीन कॉम्प्लेक्स हमने लिख लिए, ये तीन किससे, मतलब किससे ये तीन बने हैं, किसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड ये है। तो हम देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर ये होगा कि क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हीमोग्लोबिन होता है फेरस का कोऑर्डिनेट कंपाउंड और विटामिन B12 होता है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो ये आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है एक, इसको मस्ट याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। K4Fe2CN6। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो इस एग्जांपल में जो हमारे पास मेटल है, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास K4 है, यहाँ पे जो हमारे पास ये बाहर लिखा है ना K4, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। फिर अंदर जो हमारे पास ये है, ये फेरस जो मेटल है हमारे पास, इसको हम बोलते रहे सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, CMA और CMI बोलते हैं हम इसको। ये जो अंदर ये होता है इसको हम बोलते हैं लिगैंड, जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये डोनर एटम। और इस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये पूरा जो, मतलब पहले जो हमने लिखा था K4 वो तो काउंटर आयन था, और बाद बाकी ये जो है Fe2CN6 वाला, ये पूरे ब्रैकेट में, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो CMI और CMA होते हैं, ये होते हैं
लुईस एसिड, और जो लिगैंड होता है वो होता है लुईस बेस। तो CMA और CMI लुईस एसिड होता है और लिगैंड लुईस बेस होता है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन आ गया। आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इस चैप्टर के। तो इसके बाद हम देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो अब हम देखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसको हम ये एक ऐसा सीरीज़ है जो कि इलेक्ट्रॉन के इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ पर बनाया हुआ है। लिगैंड के इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, increasing field strength of ligands। ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है जो कि इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड के ऊपर बनाया गया है। तो इसको याद रखो, और इसको हम SCS भी बोलते हैं। SCS मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। SCS मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस सीरीज को हमें याद रखना पड़ेगा। तो चलो सीरीज को देख लेते हैं। ये एक बहुत लंबा सीरीज है, तो इसको देखते हैं कि क्या है इस सीरीज़ में। पहले है I-, ये सबसे कम है, मतलब इसका जो फील्ड है, फील्ड स्ट्रेंथ है, इसका सबसे कम है। I आया, फिर Br आया, SCN-, Cl-, S2-, फ्लोरीन के ऊपर माइनस, OH-, C2O4-, H2O लेस देन, नीचे लिखते हैं हम NCS-, EDTA4-, NH3, EN, NO2-, CN-, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले जो हमने ऊपर लिखा है ये जो हमने ऊपर लिखा है इसका एक नाम है, और ये जो हमने नीचे लिखा है इसका भी एक अलग नाम है, लेकिन ये पूरा ही एक सीरीज में है। ये जो हमने ऊपर लिखे इसका नाम है WFL, मतलब वीक फील्ड लिगैंड्स, और ये है SFL, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। तो वो हो गया WFL और ये हो गया SFL। और एक चीज़ याद रखना, जो WFL होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं करता एक ऑर्बिटल में, मतलब नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इनसाइड ऑर्बिटल। लेकिन जो SFL होता है वो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन ऑर्बिटल, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। और जो CO है हमारे पास, ये जो CO है हमारे पास, वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड होता है। ये CO हमारे पास होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगैंड। तो ये एक रफ शॉर्ट नोट हमारे पास बन गया। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं।
तो ये जो हमने सीरीज़ लिखा है यहाँ पे, ये एक एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ है। एक्सपेरिमेंट से हमने इसको डिटरमाइन किया। और सीरीज़ किस पे बेस्ड है पता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है बाय डिफरेंट कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट लिगेंड्स। तो ये सीरीज़ किस पे बेस्ड है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। चलो इसको भी लिख लेते हैं क्योंकि ऐसा पूछ भी सकते हैं। ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है ये बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये लाइट के एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लिगेंड क्या होता है। तो चलो इसके बाद हम देख लेते हैं कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड होता है एक ग्रुप ऑफ आयन या फिर मॉलिक्यूल जो कि बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ या फिर सेंट्रल मेटल आयन के साथ। चलो इस डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि लिगेंड क्या होता है। लिगेंड होता है ग्रुप ऑफ आयन या मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ आयन या मॉलिक्यूल जो कि क्या करता है, जो कि बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये ग्रुप ऑफ आयन या मॉलिक्यूल होता है जो कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्डेड होता है। तो ये होता है हमारे पास लिगेंड। तो लिगेंड के बाद हम ये पढ़ेंगे कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना होगा हमें। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब सीसीबी हम लिख सकते हैं इसको, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बॉन्डिंग में हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। एक होता है वीबीटी, एक होता है सीएफटी और एक वर्नर्स थ्योरी। वीबीटी, सीएफटी, वर्नर्स थ्योरी। वीबीटी मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले हम वीबीटी को देख लेते हैं। वीबीटी तो वीबीटी होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस थ्योरी में हमें पढ़ना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जियोमेट्री। ऑक्सीडेशन नंबर देखना तो आपको आता ही है, ऑक्सीडेशन नंबर ये तो सभी को आता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखना भी सभी को आता है। ये लिखना भी सभी को आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी केमिकल बॉन्डिंग में सभी ने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि मैं बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन में, कि ये हाइब्रिडाइजेशन में दो चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो वो मैं बता देता हूँ कि ये होता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है, तो इस केस में क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है ना, ये सॉरी मैंने आपको बताना भूल गया, लेकिन ये जो नंबर लिखा होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हुआ तो एक चीज़ बनेगा, और अगर 4 हुआ तो दूसरा चीज़ बनेगा। ये मैं बोल देता हूँ कि क्या बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होता है तो फिर sp3d2 बनेगा या d2 sp3 बनेगा। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो फिर sp3 बनेगा या फिर dsp2 बनेगा। ये हमें याद रखना है। तो ये हमें याद रखना है।
और चौथा चीज़ जो VBT में बोलता है वो होता है जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम पढ़ेंगे ऐसा, तो जियोमेट्री हम एक बार देख लेते हैं कि जियोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, जियोमेट्री में कैसे पढ़ना है। जियोमेट्री हम देख लेते हैं। तो हाँ, जियोमेट्री में एक आ गया टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। और दूसरा आ गया ऑक्टाहेड्रल। अब ये टेट्राहेड्रल कब बनता है, जबकि sp3 हाइब्रिडेशन होता है। और स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, जबकि dsp2 हाइब्रिडेशन होता है। और ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, जबकि sp3d2 या फिर d2sp3 ये हाइब्रिडेशन बनता है। तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि कब क्या होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमें sp3 हाइब्रिडेशन मिले तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल बनेगा, या फिर dsp2 अगर हमें मिले तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर प्लेनर बनेगा। लेकिन अगर हमें सब समय दिया हुआ कि ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है इसका, तो हम ये नहीं बोल सकते कि sp3d2 बनेगा या फिर d2sp3 बनेगा। 5 नंबर में ये क्या, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है हमको, कॉम्प्लेक्स। 5 नंबर में इसमें पढ़ना पड़ता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ हम पढ़ते हैं, एक होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एक होता है लो स्पिन, दूसरा होता है हाई स्पिन। लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना पड़ता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं कि ये दोनों क्या होता है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ये होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये भी याद रखना पड़ेगा। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें n-1d ऑर्बिटल यूज होता है। n-1d ऑर्बिटल यूज होता है इसमें। और आउटर में क्या होता है, nd ऑर्बिटल यूज होता है। मतलब आप नाम से ही देख सकते हो कि इनर ऑर्बिटल मतलब जो लास्ट ऑर्बिटल है उसका पहला वाला मतलब पेनल्टीमेट ऑर्बिटल यूज हो रहा है, और ये आउटर ऑर्बिटल मतलब एकदम लास्ट वाला ऑर्बिटल nd ऑर्बिटल। nd ऑर्बिटल यूज हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद हमें क्या जानना होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर तो आपको पता ही है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। मैं फिर भी लिख देता हूँ। इसमें एक होता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक। पैरा और डाय लिख रहा हूँ मैं। पैरामैग्नेटिक में हमें क्या पता है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है पैरामैग्नेटिक में, और डायमैग्नेटिक में एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। पैरा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन डाया में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये हमें याद रखना पड़ेगा और ये सभी को याद रहता भी है। लास्ट में नहीं मतलब इसके बाद हम देखेंगे क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी है इसका बोर्न मैग्नेटन वाला, तो इसको हम देख लेते हैं।
तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है म्यू का, तो उससे हमें इसको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटन। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये तो हमारे पास VBT था, तो चलो VBT से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। सॉरी, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम एक कंपाउंड ले लेते हैं, वो कंपाउंड क्या होगा? CONH3 चलो ये कंपाउंड हमने ले लिया। तो इस कंपाउंड में पहले हमें बोलना होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका? हम देख सकते हैं कि ऊपर यहाँ पे लिखा है 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। 3+ लिखा है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर +3। फिर इसका हमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का, और ये जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखा ना, ये तो कोबाल्ट का होगा। ये कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया हमारे पास। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता था हमारे पास? 27। कोबाल्ट 3+ है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 27। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बनना चाहिए। 18 आर्गन, मतलब आर्गन 80 नंबर पे आता है, तो आर्गन इसको हम ले लेते हैं। तो इसके बाद का हमें लिखना पड़ेगा 3D6 4S0, क्योंकि 18 + 6 24 होता है, और हमें 24 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 27 - 3 हो रहा है, तो 24 चाहिए हमें। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको अगर हम बॉक्स डायग्राम बनाएंगे इसका 3D6 4S0 का, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। बॉक्स डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में। ये क्या बन गया? इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। ये हो गया 3D, ये हो गया 4S, ये हो गया 4P। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे हम 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब आप ये देखो कि NH3 जो है, ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ये देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है हमारे पास। यहाँ पे एक NH3 है हमारे पास, आप देखो यहाँ पे NH3 है, तो ये होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। और मैंने क्या बोला था कि ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। इसका मतलब अगर हम इस डायग्राम को बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब चलो देखते हैं कि अब क्या बनेगा ये।
अब ये देखो कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन सब ऐसे अरेंज हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और बाकी जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास ये वैकेंट हो जाएगा, ये वैकेंट है, इसमें कुछ नहीं है, वैकेंट 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 वैकेंट। अब NH3 हमारे पास क्या करेगा, वो पेयर करेगा, कैसे पेयर करेगा, ऐसे NH3 हमारे पास 6 NH3 है ना, NH3, अब ये पेयर कर लेगा ऐसे, तो ये NH3 पेयर कर लेगा इसको, और ये जो हमारे पास बना, ये क्या बना हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास इसका हाइब्रिडेशन आ गया, इसका हाइब्रिडेशन लिखना है हमें, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि यहाँ पे अब देखो कि D में 2 है, S में 1 है, P में 3 है, ऑर्बिटल यूज हुआ है, D में 2 ऑर्बिटल, S में 1 ऑर्बिटल, 4 में 3 ऑर्बिटल, ये यूज हुआ है, तो ये 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये हमारे पास क्या था, CONH3 होल 6, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा ये हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनाना भी इम्पोर्टेंट है। बीच में हमारे पास आ जाएगा CO, और आसपास हमारे पास आ जाएगा NH3 6 है हमारे पास, NH3 और कॉर्नर्स पे बना देंगे हम NH3 और NH3। अब इन चारों NH3 को हम ज्वाइन कर देंगे, और NH3 डोनेट कर रहे हैं CO को। टोटल के ऊपर हमें चार्ज लिखना पड़ेगा, टोटल के ऊपर हमारा चार्ज था +3, तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा कि टोटल के ऊपर हमारा +3 चार्ज था। अब हमें इसके बारे में लिखना होगा, इसके बारे में हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि ये एक ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल क्यों होगा कि आप ये देखो D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक इसमें आता है, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, D2sp3, ये देखो आप D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो इससे हम ये इन्फर करेंगे कि ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का है। मैं नीचे लिख देता हूँ, और क्या बोल सकते हैं हम, इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि n-1d ऑर्बिटल, इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप ये देखो ना, इसका जो d ऑर्बिटल है इसमें 3d है, मतलब ये 4d नहीं है, 4s 4p, इसका n क्या हुआ 4, n-1 क्या हुआ 3d में ये जा रहा है, तो इसलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इसका मैग्नेटिक हम देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है इसका। मैग्नेटिक में आप देखो, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो फिर ये डायमैग्नेटिक बनेगा। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, देखो आप, इसका जो हमने लास्ट में स्ट्रक्चर बनाया इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सभी पेयर्ड है, इसमें अनपेयर्ड है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बनेगा, डायमैग्नेटिक बनेगा। तो ये डायमैग्नेटिक बन गया।
अब इसका हमें म्यू नेट निकालना है। म्यू मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो एन का वैल्यू यहाँ पे क्या आया 4, तो ऐसे हम एक रफ कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू रूट ओवर अब हम इसका म्यूनेट कैलकुलेट करेंगे। तो इसका म्यूनेट क्या होगा, इसका म्यूनेट होगा n इंटू एन प्लस 2 बोर्ड मैग्नेटम। ये n क्या होता है, ये n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी देख ही लिया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है इसका, तो इसका म्यूनेट भी 0 आएगा क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 0 आ रहा है हमारे पास, तो ये 0 आ गया। तो दोस्तों ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 का नोट्स भी बन गया, नोट्स अच्छा भी लग रहा है। तो ये हुआ हमारा लेक्चर नंबर एंड, यहीं पे ख़त्म। तो लेक्चर नंबर 1 आपको शायद पसंद होगा, तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।